वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी बुक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। पेपर कौन सा है आपका? इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। और ये इसका पार्ट नंबर 3 रहेगा, तीसरा नंबर है पार्ट रहेगा। पीछे की क्लास में स्टूडेंट्स हमने चर्चा की थी कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, और जो सजीव होते हैं तो उनमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात मेटाबॉलिज्म को छोड़कर हम कभी भी किसी भी एक लक्षण के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सजीव है। अर्थात सजीवों को यदि हमें परिभाषित करना है तो सजीवों के जो विशिष्ट लक्षण हैं, जो बहुत से विशिष्ट लक्षण हैं, तो उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो इस बात की चर्चा हमने पिछली क्लासों में की है। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि जो ये सजीव होते हैं, सजीवों के जीवन में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये सजीव होते हैं तो ये बने किसके होते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं। तो इस बात का हमारे पास आंसर है, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। इस बात का आंसर किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने एक कोरक क्या होती है? कोरक का अर्थ होता है छाल, और छाल भी किसकी? जो ओक की छाल होती है, उसको बोतलों का ढक्कन बनाने के काम में लिया जाता है, उसे कोरक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक छाल यानी कि कोरक का क्या किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर बताया कि ये जो संरचना होती है ये क्या होती है। इसकी चर्चा करेंगे अभी। तो उससे पहले क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, और ये जो माइक्रोस्कोप था ये क्या कर सकता था, किसी भी वस्तु को 42 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। अब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया था जो कितना गुना बड़ा कर सकता था, वस्तु को 42 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने उस माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया, जो कोरक होती है, कोरक की छाल ली, पतली पतली छाल को उतारा या पतली परत को उतारा, और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। जब रॉबर्ट हुक ने इस छाल को या जो कोरक की पतली परत को माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको एक विशिष्ट प्रकार की संरचना नजर आई। संरचना कैसी थी? संरचना उसी प्रकार की थी जिस प्रकार से जो आप भवन बनाते हो, ईंटें लगाते हो, उसी प्रकार की संरचना इसके अंदर नजर आई, यानी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आई। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने क्या किया, क्या कहा? देखो, लैटिन भाषा में एक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सेलुला, और सेलुला का अर्थ क्या होता है? छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं उसे? छोटा कोष्ठक या छोटा कमरा। या तो छोटा कोष्ठक होता है इसका अर्थ, या क्या होता है? छोटा कमरा। यानी कि ये जो संरचनाएं हैं, या इसे एक छोटा कमरा मान सकते हो या छोटा कोष्ठक है मान सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये जो संरचना है ये छोटी छोटी कमरा या कोष्ठक के समान संरचना होती है, और जो कमरा या कोष्ठक को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं। तो लैटिन भाषा के आधार पर मैंने कहा है कि साइंस के अंदर जो बहुत से नाम होते हैं वो लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा के अंदर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? कि ये नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सल हो जाए, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो,
क्योंकि ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा मृत भाषाएं होती है और इनका आजकल प्रचलन नहीं है। ये हजारों साल पहले चलती थी, अर्थात इनके वर्ड में अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो लैटिन भाषा में इसे क्या बोलते हैं? सेलुला, कोष्ठक या कमरा। और इसी सेलुला के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है सेल। क्या नाम पड़ा है? सेल। इसलिए इस छोटे कमरे रूपी संरचना को क्या नाम दिया गया है? सेल दिया गया है। अर्थात सभी जो प्राणी होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, या सभी जो जीव होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? छोटे छोटे कमरों के समान या कोष्ठक के समान संरचनाओं के बने होते हैं। और इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन्हीं संरचनाओं को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोर्क का अध्ययन किया था, कोर्क के बारे में मैंने बताया था कि कोर्क जो होता है इसका बोतलों का ढक्कन बनाया जाता है। बोतलों का ढक्कन बनाया जाता है, अर्थात कोर्क में जो आपकी सेल होगी वो क्या होगी? मृत सेल नहीं होगी, क्या मृत कोशिकाएं होगी। तो मृत कोशिकाएं होने के कारण यह कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी वो मृत सेल थी। अर्थात रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। तो जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी वो की थी 1665 ईस्वी में। कब की थी? 1665 ईस्वी में। तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिकाओं की खोज के बारे में यदि आप ध्यान रखोगे तो इसके लिए एक वैज्ञानिक और है। कौन है? उन वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया कि इन्होंने भी अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। और वह माइक्रोस्कोप क्या था? उसकी आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन जो पावर होता है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से क्या थी? ज्यादा थी। अर्थात ये जो माइक्रोस्कोप था ये किसी भी वस्तु को 300 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बहुत से जीवों का इस माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश की। अर्थात इन्होंने बहुत से जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ या बहुत से बैक्टीरिया की क्या किया? अध्ययन किया। इसके अलावा शुक्राणुओं को भी देखा। इन्होंने क्या देखा? शुक्राणुओं को भी इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या शुक्राणु होते हैं, ये सभी क्या होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अर्थात कहा जाता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी और मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया और ल्यूवेनहोक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया। तो इससे ये तात्पर्य नहीं है कि इन्हीं दोनों ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, लेकिन माइक्रोस्कोप की खोज तो इनसे पहले हो चुकी है। और माइक्रोस्कोप की जो खोज करने वाले थे वे कौन थे? माइक्रोस्कोप की जो खोज करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे एच जेनसन और जड जेनसन। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक का नाम क्या है? जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? एक का तो नाम है एच जेनसन और दूसरे कौन से थे? जड जेनसन। एच जेनसन और जड जेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और कब की थी? 1550 ईस्वी में की थी। अर्थात जब रॉबर्ट हुक ने और ल्यूवेनहोक ने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उससे बहुत पहले क्या बन चुका था? माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। और ये खोज किसने की थी? जड जेनसन और एच जेनसन ने की थी। अब थोड़ी सी बात माइक्रोस्कोप के बारे में और कर लेते हैं कि जो सबसे पहले जो खोज की थी माइक्रोस्कोप की वो किसने की थी? जड जेनसन और एच जेनसन ने की थी। लेकिन जो आपका आजकल स्कूलों के अंदर या
कॉलेजों के अंदर जो माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है, वह माइक्रोस्कोप खोजा था आपका विल्सन ने। किसने खोजा था? विल्सन ने खोजा था। जो स्कूलों या कॉलेजों के अंदर जो आपकी प्रयोगशालाएं हैं, उनके अंदर जो माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है, वह माइक्रोस्कोप किसके द्वारा खोजा गया है? वह माइक्रोस्कोप आपका विल्सन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमने जैसी प्रगति हुई और बड़े बड़े माइक्रोस्कोप बनने गए, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप बनने लगे, और आजकल जो हाई रेजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर का जो माइक्रोस्कोप आता है, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी नोल और रस्का ने की थी। किसने की थी? नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्कोप पर और ज़्यादा स्टडी हुई, और जेर्निक नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से थे? जेर्निक। जेर्निक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या है? उस माइक्रोस्कोप का नाम है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है, इसमें क्या किया जाता है कि इस फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो आपकी कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाओं को जीवित अवस्था में, यानी कि उसी रूप में क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। यानी कि जीवित अवस्था में देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कोशिकाओं को जीवित अवस्था में इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। जीवित अवस्था में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है। ये तो बात थी माइक्रोस्कोप के बारे में और कोशिका की खोज के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही कोशिका की खोज होती है, तो लोगों के मन में, वैज्ञानिकों के मन में इन कोशिकाओं के बारे में और अध्ययन करने की प्रवृत्ति शुरू हुई, और इसी क्रम में बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में क्या किया? बहुत सी स्टडी की है, बहुत सा अध्ययन किया है। उनके बारे में देखते हैं कि कोशिका के बारे में आगे क्या क्या स्टडी हुई और किस किस प्रकार से इसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो कोशिका की स्टडी में एक आपको देखिए, बाद में जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की और कोशिका के बारे में क्या दे दिया? सेल थ्योरी का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? कोशिका सिद्धांत का निर्माण कर दिया। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वे होते हैं जो लगभग, यानी कि किसी का अगर सिद्धांत बनता है तो वो लगभग सभी परिस्थितियों में, जो सभी इस प्रकार के जो आपके ऑर्गन्स होते हैं या जीवित प्राणियों के बारे में कोई सिद्धांत पढ़ा है, तो जीवित प्राणियों के लिए सब पर वो क्या होता है? लागू होता है। सब पर क्या होता है? लागू होता है। इसलिए उसे क्या मान लिया जाता है? सिद्धांत मान लिया जाता है। तो सेल का सिद्धांत जो होगा वो लगभग सभी प्राणियों, यानी कि जीवित जो कोशिकाएं हैं, उन पर लागू होता है। इसलिए इसे सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है या कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोशिका सिद्धांत आपने दिया था, ये जो वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे? एक तो वैज्ञानिक थे सलीडन। कौन थे? सलीडन। और दूसरे कौन थे? सवान। सलीडन और सवान। सलीडन और सवान नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं का पूर्ण अध्ययन करके क्या बना दिया है? एक सिद्धांत बना दिया है जो लगभग सभी जंतुओं पर लागू होता है। और इस सिद्धांत, ये जो आपका कोशिका सिद्धांत है, तो इसकी मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि सलीडन और सवान ने कोशिकाओं की मुख्य क्या क्या विशेषता बताई है। तो देखिए, यदि इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या क्या बताई है? तो जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उनका शरीर क्या होगा? उनका शरीर किसका बना होगा? उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, बना होता है। दूसरी विशेषता देखो सिद्धांत की। अब देखो,
कोशिका जो होती है, कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक ऐसे समझो, कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सजीवों का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? सबसे मुख्य लक्षण होता है इनमें पाई जाने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। क्या होता है? इनमें पाई जाने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अर्थात अब हम क्या कहेंगे, इस कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जो मेटाबॉलिज्म की जो इकाइयाँ होती है, मेटाबॉलिज्म की जो इकाइयाँ होती है वे क्या होती है? वे कोशिकाएं होती है। मेटाबॉलिज्म की इकाइयाँ क्या होती है? कोशिकाएं। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है, जो कोशिकाओं का एक विशिष्ट या मुख्य गुण है या लक्षण है, इनको कोशिकाओं के बाहर संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म की जो इकाई है वह क्या है? कोशिका ही होती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। चौथा पॉइंट देखो, जो कोशिका होती है, कोशिका जीवों की आनुवंशिक इकाइयाँ होती है। कोशिका जीवों क्या होती है? आनुवंशिक इकाइयाँ होती है। अर्थात कोशिकाएं क्या करती है? रिप्रोडक्टिव करने में भाग लेती है। इसलिए कोशिकाएं क्या होती है? जीवों की आनुवंशिक इकाइयाँ होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्लाइडन और सेवान ने क्या दिया है? कोशिका सिद्धांत दिया है। और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बहुत सी बातें की है कि कोशिका इस प्रकार से होती है, कोशिका ये बात होती है, कोशिका ये बात होती है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने या ये वैज्ञानिक कि ये बात समझाने में अस्पष्ट रहे थे, या ये बात समझाने में ये वैज्ञानिक क्या कर सकते थे? ये वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझा सके थे कि जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से बनती है, जो नई कोशिकाएं बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो ये बात ये वैज्ञानिक नहीं समझा सके थे। ठीक है, तो कोशिकाएं किस प्रकार से बनती है, तो इस बात को समझाने में स्लाइडन और सेवान की जो शोल थ्योरी थी वे क्या थी? असमर्थ रही थी। लेकिन इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? इधर समझना इसको। इस बात को सबसे पहले बताया था वॉन मोल नाम के एक वैज्ञानिक थे। वॉन मोल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जो नई कोशिकाएं बनती है, वो क्या बनती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई वैज्ञानिक नई बात बताता है तो उसको हम कब मानते हैं? उसकी पूर्ण रूप से पुष्टि करने के बाद ही मानते हैं, नहीं मानते हैं? तो इस बात की पुष्टि किसने की थी? इस बात की पुष्टि की थी एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि इस बात की पुष्टि की थी। किस बात की पुष्टि की थी? कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही बनती है। इस बात की, यानी ये बात तो बताई थी वॉन मोल ने, लेकिन इस बात की पुष्टि की थी किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और देखिए कि रुडोल्फ विर्चो ने इस बात की तो पुष्टि तो कर दी, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इसके अलावा इन्होंने यह किया
कि जो स्लाइडन और सेवान ने सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी? स्लाइडन और सेवान ने जो सेल थ्योरी दी थी, इस सेल थ्योरी को परिवर्तित करके क्या कर दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत का नाम है दे दिया। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत का नाम क्यों दिया? क्योंकि इन बातों के साथ इन्होंने एक बात और जोड़ दी थी। क्या जोड़ दी थी? एक बात नई और जोड़ दी थी। और नई बात क्या जोड़ती थी? वही जोड़ दी थी जो स्लाइडन और सेवान बताने में क्या रहे थे? असमर्थ रहे थे। क्या असमर्थ रहे थे? वो वैज्ञानिक ये नहीं बता सकते थे कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो ये बताया किसने था? ये बताया था आपके रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? इस पूरे सिद्धांत को ही परिवर्तित करके क्या कर दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी, किसके नाम से जाना जाता है? मॉडर्न सेल थ्योरी का सिद्धांत दे दिया था। और उसमें बाकी बातें तो सभी एक जैसी थी, लेकिन एक नई बात जोड़ती थी। वह क्या जोड़ी थी? कि जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति क्या होती है? जो पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं होती है उन्हीं के विभाजन के द्वारा होती है। और ये बात जोड़ते ही इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। और इस सिद्धांत को, यानी कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, इसे एक नाम और से भी जाना जाता है। उसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम से भी जाना जाता है। ओमनी सेल ई सेलुला के नाम से जाना जाता है। वो भी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो का ही सिद्धांत है। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब ये तो बात आ गई कि जो जीवों का शरीर बना होता है वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। तो शरीर बनने पर ये कोशिकाएं क्या सभी कार्य एक समान रूप से करती है या अलग अलग रूप से करती है? हम जानते हैं कि सेयों के शरीर के अंदर बहुत से अंग होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और उनकी कोशिकाएं क्या करती है? इन अंगों की कोशिकाएं क्या करती है? इन अंगों की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करती है, लेकिन उत्पत्ति और निर्माण में कोशिकाएं क्या है? समान है या नहीं है? तो इसका अध्ययन करके एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कौन थे? उनके बारे में बता रहा हूं। एक वैज्ञानिक थे मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी ने क्या बताया है वो देखिए स्टूडेंट्स, इस वैज्ञानिक ने या मार्सेलो मेलपिगी वैज्ञानिक ने क्या बताया है कि इन्होंने बताया है कि बहुत सी कोशिकाएं क्या होती है? बहुत सी कोशिकाएं जो एक समान कार्य करने वाली होगी। एक समान कार्य करने वाली बहुत सी कोशिकाएं क्या कर लेगी? इस प्रकार से क्या बना लेगी? एक कोशिकाओं का ग्रुप बना लेगी। क्या बना लेगी? एक कोशिकाओं का ग्रुप बना लेती है। और ये जो ग्रुप होता है ये विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है। किसको संपन्न करता है? ये ग्रुप जो होता है वो विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब इस प्रकार से बने हुए ये जो कोशिकाओं का ग्रुप है, समूह है, इसे क्या कहा जाता है? टिश्यूज कहा जाता है या उत्तक के नाम से जानते हैं। यानी कि ये कोशिकाओं का विशिष्ट समूह है। विशिष्ट कार्य के लिए जो उत्तरदायी होगा उससे क्या बन जाते हैं? उत्तक बन जाते हैं, यानी कि टिश्यू बन जाते हैं। यानी कि टिश्यूज के बारे में अध्ययन किसने किया था या टिश्यूज के बारे में किसने बताया था? ये वैज्ञानिक जो है वो है आपके मार्सेलो मेलपिगी। कौन से वैज्ञानिक है? मार्सो मेलपिगी। वैज्ञानिक का नाम क्या है? मार्सो मेलपिगी। वैज्ञानिक ने क्या बताया था? मार्सो मेलपिगी। मार्सेलो
मेलपिकी नामक वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिकी नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होगा जो विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहा जाता है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिका से बने हुआ विशिष्ट समूह क्या कहलाता है। अब देखो यानी कि सेल, अब सेल का विशिष्ट समूह क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। और ये टिश्यू का विशिष्ट समूह बनकर क्या बना लेता है, विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑर्गन बना लेता है। और विशिष्ट ऑर्गनों का समूह क्या कहलाता है, वह कहलाएगा आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी एनिमल्स की या जीव की क्या बना लेते हैं, बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, शरीर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जीवों का शरीर जो होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। यानी कि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू में क्या है, बहुत सी सेल है और बहुत से टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। और बहुत सी ऑर्गन बनाकर, ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी का निर्माण कर लेते हैं या बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जीवों का शरीर जो बना है वो किसके द्वारा बना है, जीवों का जो शरीर बना है वो कोशिकाओं के द्वारा बना है। ठीक है। तो इतनी बात तो अब स्पष्ट हो जाती है कि जीवों का शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो कोशिकाएं होती है क्या सभी आकार आकृति में एक जैसी होती है, क्या नहीं होती है। जो कोशिकाओं की आकार आकृति वो तो जीवों के आकार पर निर्भर करती है। दूसरी बात, इन कोशिकाओं के द्वारा क्या क्या क्रियाएं करनी है उस बात के ऊपर है निर्भर करनी है। अब देखिए यदि हम मानते हैं कि तो कोशिकाएं बड़ी भी हो सकती है, कोशिकाएं छोटी भी हो सकती है और कोशिकाएं क्या हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। इससे पहले एक बात समझो, हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बताती है, जीवित जीवों के बारे में बताती है, नहीं बताती है। और ये सेल थ्योरी मैंने ये कहा है कि लगभग सभी जीवों के ऊपर लागू होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और जो बायोलॉजी होती है उसमें एक्सेप्शन बहुत होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बिना अपवाद के बायोलॉजी है ही नहीं। यानी कि बायोलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे अपवाद आपको क्या होंगे, मिलेंगे। और उन्हीं में भी यानी कि जो सेल थ्योरी जो आपने पढ़ी है, सेल थ्योरी के भी क्या हैं, अपवाद हैं। यानी कि हम देख लेते हैं एक बार, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी के अपवाद। मैंने कहा है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में क्या मिलते हैं, बहुत से अपवाद मिलते हैं, बहुत से एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। बायोलॉजी बहुत से अपवाद मिलते हैं। जो कोशिका सिद्धांत है इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है एक तो वायरस, एक वायरस और एक वाउचेरिया सेवाल होता है, वो भी इसका क्या है, अपवाद है। यानी कि वायरस है, वाउचेरिया सेवाल है, या बहुत से कवक भी ऐसे होते हैं जो सेल थ्योरी के अपवाद होते हैं। वायरस क्या है, वायरस जीवों के अंदर तो सजीव है लेकिन जीवों के बाहर क्या है, निर्जीव है। इसलिए वायरस को हम कोशिका मानते ही नहीं हैं। यानी कि एक अलग ही प्रकार का ये अकोशिकीय जीव भी कह सकते हैं। तो वायरस का अध्ययन कभी भी हम सेल के अंदर नहीं करते हैं, लेकिन सेल जरूर है। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद होने के कारण इसकी अलग ही स्टडी की जाती है। इसके विज्ञान को हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, या वायरस का अध्ययन करने वाले विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका अलग ही अध्ययन करते हैं। ये तो बात थी एक्सेप्शंस के बारे में। अब जल्दी से देख लो कि ये जो कोशिकाएं होती है तो कोशिकाएं छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो कौन कौन सी होती है, देखिए ये कोशिकाएं छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो ये होती कौन कौन सी है, देखिए सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी का कोशिका वो होती है आपकी
पीपलो। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्त्रमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या है? जो आपका नर्व सिस्टम होता है, जो तंत्रिकाएं होती है, वह होती है। तो ये जो कोशिकाएं छोटी, लंबी, बड़ी, इनकी बात हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।